Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of foreign company. Foreign company from section 379 to 393 तक है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि फॉरेन कंपनी होता क्या है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो फॉरेन कंपनी का डिफिनेशन पहले हम लोग जानते हैं, फिर इसका जो सेक्शन है फ्रॉम 379 टू 393 उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी which has been incorporated outside India but having place of business in India whether by itself या एजेंट या किसी भी फिजिकली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी वो बिजनेस इंडिया में कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकली वो इंडिया में बिजनेस करते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो इनका खुद का स्टोर है इंडिया में, तो वो बिजनेस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, अमेजन हो गया, तो ये लोग इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं इंडिया में। तो ये फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो हम लोग जो टेक्स्ट में जो कि फ्रॉम सेक्शन 379 से जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो हम लोग कवर अप करते हैं। जैसे कि एक जो सेक्शन है 379 वो बोलता है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको फॉरेन कंपनी कहलाएगा। जैसे वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बेदर इक्विटी प्रेफरेंस पार्टली प्रेफरेंस ऑफ ए फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन्स या कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट या सिटीजन्स और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों मिलकर के अगर 50% से ज़्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी अगर होल्ड करते हैं तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगा। तो हम लोग 380 सेक्शन बोलता है डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्टर बाय फॉरेन कंपनी। जो एक फॉरेन कंपनी इंडिया में जो इनकॉर्पोरेट करेगा ना, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देना पड़ेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा हेड ऑफिस का, जो कि यहाँ का जो ऑफिस है वो उसका एड्रेस देना पड़ेगा, और जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेटेड है उसी जगह का भी एड्रेस देना पड़ेगा, और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि कौन कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, उनका डीन नंबर क्या है, मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, तो पूरा चीज़ देना पड़ेगा। या एड्रेस भी देना पड़ेगा उस डायरेक्टर लोगों का। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक अपॉइंट करना तो कंपलसरी ही होगा, क्योंकि अगर कुछ कर्म कांड करते हैं तो उससे पकड़ सकते हैं। एड्रेस ऑफ इंडियंस ब्रांच, और जो इंडिया में जो उसका ब्रांच है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। और ये भी बताना पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट देंगे ना, और उसी को उसमें भी बताना पड़ेगा पार्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि किस टाइम वो कंपनी खुलता है और किस टाइम वो बंद होता है, खुलने का और बंद होने का समय बताएगा। तो ये तो हम लोग डॉक्यूमेंट देंगे और उसी को आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में फॉरेन कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ये जो जितना भी देंगे वो फॉर्म नंबर FC1 में देंगे। ठीक है, जो हम लोग बताए यहाँ पे MOA हो गया, फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, मतलब जो भी देंगे वो FC1 में देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ या मेमोरेंडम या आर्टिकल हो गया, वो अगर चेंज होता है, ठीक है, चाहे अल्टरेशन, उसको अल्टरेशन बोलते हैं इन कंपनी एक्ट, इन फॉरेन कंपनी में, तो कुछ अगर अल्टर्ड होता है मीन्स कुछ चेंज होता है, तो उसे FC2 फॉर्म नंबर FC2 विदिन 30 डेज, जिस दिन से चेंज हुआ उस दिन से 30 दिन के भीतर ROC को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है कंपनी को कि मेरा ऑब्जेक्ट या मेरा MOA या मेरा AOA में कुछ अल्टरेशन हुआ है, तो वो भी विदिन 30 डेज इन्फॉर्म करना कंपलसरी होता है कंपनी को, ROC को, इन फॉर्म नंबर FC2 विदिन 30 डेज। ठीक है, और ये भी जो भी डॉक्यूमेंट जो जमा करता है ना फॉरेन कंपनी, वो दिल्ली ROC में सबमिट करना कंपलसरी है। आप इंडिया में कहीं भी कंपनी खोले, कोई भी कंपनी खोलिए, उस आपका जुरिडिक्शन कहीं भी हो, बट आपको जो न्यू दिल्ली का जो ROC है ना उनको देना कंपलसरी होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 381। सेक्शन 381 बोलता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। जो फॉरेन कंपनी है उसका अकाउंट्स कब कौन मेंटेन करता है,
कौन उसको ऑडिट करेगा और कब उसको आरओसी को भेजना पड़ेगा, ठीक है। एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर मेक आउट ए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सच फॉर्म। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 जो कि हर एक कंपनी फॉलो अप करता है, जो पीएल और बैलेंस शीट बनाता है, तो अभी भी पीएल बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 के थ्रू फॉलो अप करेगा, और जो मतलब आरओसी को जो देगा कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो फॉर्म नंबर FC3 में देगा। और वो कितने दिन में देगा? जिस दिन वो पीएल बैलेंस शीट बन गया उस दिन से 6 महीना के अंदर देना पड़ेगा। मीन्स क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस साल अगर कंप्लीट हो गया तो साल खत्म होने के 6 महीना तक उस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरओसी को पीएल बैलेंस शीट दे दे। अगर नहीं देता है तो उसको एक्सटेंशन और भी दिया गया कि आप 3 महीना का एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। और ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। सेक्शन नंबर 382 बोलता है डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा ना इंडिया में, तो उसको अपना बोलता है कि डिस्प्ले आउटसाइड द ऑफिस ऑफ नेम एंड कंट्री। ये भी बताएगा अपना ऑफिस के बाहर कि उस कंपनी का नाम क्या है और किस कंपनी वो किस कंट्री में उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, दोनों बताएगा। और जो बताएगा ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताएगा, और जहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है वहाँ का वर्नेकुलर लैंग्वेज में भी बताएगा। मीन्स वहाँ का रीजनल लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज में भी बताएगा। इंग्लिश होना कंपलसरी है और वर्नेकुलर लैंग्वेज होना कंपलसरी है, ठीक है। हम लोग सेक्शन 383 में आते हैं। सेक्शन 383 बोलता है सर्विस ऑफ फॉरेन कंपनी। जो सर्विस ऑफ फॉरेन कंपनी है उसका नेम, एड्रेस डिलीवर टू द रजिस्ट्रार ऑफ सेक्शन, बाय पोस्ट भी दे सकता है या बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड भी दे सकता है। हम लोग अब सेक्शन 384 में आते हैं। सेक्शन 384 बोलता है डिवेंचर, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये जो एनुअल रिटर्न है ना वो सेक्शन 92 में डिफाइन है, और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, और जो डिवेंचर का जो प्रोविजंस है ना जो सेक्शन 71 में जो डिफाइंड है वो भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 92 का जो एनुअल रिटर्न है ना वो भी फॉलो मीन्स फॉलो करना पड़ेगा, और जो डिवेंचर का जो सेक्शन है 71 वो भी फॉलो अप करना पड़ेगा। और जो एनुअल रिटर्न जो कंपनी का है वो 60 दिन में आरओसी को देना पड़ेगा। मीन्स जिस दिन एजीएम हुआ है उस दिन से 60 दिन के अंदर देना पड़ेगा आरओसी को। अब सेक्शन 385 में आते हैं। फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। करे देखो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा फीस तो देना पड़ेगा, तो वही बोलता है सेक्शन 385। अब सेक्शन 386 बोलते हैं, सेक्शन 386 बोलता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में है फर्स्ट डेफिनेशन सर्टिफाइड मीन्स सर्टिफाइड क्या होता है, ठीक है। सर्टिफाइड बोलता है इसको मतलब होता है ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन, ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। और प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, नेक्स्ट है डेफिनेशन। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है इन फॉरेन कंपनी है शेयर ट्रांसफर ऑफिस या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। हम लोग अब 387 बोलता है ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। हाँ, प्रोस्पेक्टस में जो प्रोस्पेक्टस जो ड्राफ्ट होगा वो एज पर सेक्शन 387 में डिफाइन किया गया है। उसमें जो उसमें लिखा रहेगा एमओए के बारे में लिखा रहेगा, एओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखा रहेगा, प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में लिखा रहेगा, कंपनी का कहाँ कहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया में कहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है और इंडिया का बाहर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डेट लिखा रहेगा कि किस दिन वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था और किस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुआ था, वो भी मेंशन किया रहेगा प्रोस्पेक्टस में। और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया भी उसमें मेंशन किया जाएगा। अब हम लोग सेक्शन 388 में आते हैं। बोलता है प्रोविजंस एज टू एक्सपर्ट कंसेंट एंड अलॉटमेंट। ये देखो एक्सपर्ट का तो कंसेंट होना कंपलसरी होता है। ऑब्टेन एक्सपर्ट कंसेंट, एक्सपर्ट हैज नॉट विड्रॉन कंसेंट, ये भी देखेंगे कहीं एक्सपर्ट अपना कंसेंट विड्रॉ तो नहीं कर लिए। फाइल एक्सपर्ट कंसेंट अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस विद आरओसी। आरओसी को जब फाइल करेगा प्रोस्पेक्टस, फाइल एक्सपर्ट कंसेंट भी फाइल करेगा अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस ऑफ टू आरओसी। मीन्स प्रोस्पेक्टस और एक्सपर्ट कंसेंट दोनों साथ में आरओसी को देना पड़ेगा। कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अनेक्स्ड मीन्स साथ में देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के साथ।
एक्सपर्ट का कंसेंट देना पड़ेगा, ठीक है, पहले तो बता चुके हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा वो भी देना पड़ेगा। ये भाई ये भी बताएंगे कि अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी भी देना पड़ेगा। हम लोग आईडीआर का सेक्शन यहाँ पे लीव करते हैं, इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसको छोड़कर मैं और भी कवर अप करवा देता हूँ, सिर्फ 2-3 सेक्शन और बचा है। सेक्शन 391 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 to 36, जो कि चैप्टर 20 पे बोलता है। जैसे कोई एक फॉरेन कंपनी है, इंडिया का पैसा ले लिया, बट वो उस कंपनी ने इंडिया का शेयर होल्डर को पैसा अगर नहीं देता है ना, तो उस कंपनी को बंद करवाने का पावर रखता है कौन? ROC मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। उस कंपनी को बंद करवा देगा एज पर चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 क्या बोलता है? बाइंडिंग अप। तो उस कंपनी का बाइंडिंग अप हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग सेकंड लास्ट सेक्शन में आते हैं, 392 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। ये सेक्शन देखिए, आप लोग पेनल्टी याद नहीं करते हैं, बट इस ए पेनल्टी याद करना कंपलसरी है, क्योंकि पूछता है कि पेनल्टी। तो अगर इस पूरा फॉरेन कंपनी में अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन अगर करता है फॉरेन कंपनी, तो उसके ऊपर पेनल्टी है 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक। अगर कंटिन्यूएशन अभी भी वो अपना जो गलती है वो अभी भी कर रहा है ना, तो उसको 50,000 रुपया पर डे लगेगा, ठीक है। और उस कंपनी का जो ऑफिसर्स है जो कि डिफॉल्ट किए हैं ना, उन लोग को इम्प्रिजनमेंट मीन्स 6 महीना का जेल होगा, और 25,000 से लेकर के 5 लाख तक फाइन होगा, और दोनों हो सकता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, सेक्शन नंबर 393 ऑफ फॉरेन कंपनी। बोलता है कंपनी फेलुअर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोलता है ना कि कोई भी प्रोविजंस अगर फॉरेन कंपनी फॉलो अप नहीं कर पाया बाय मिस्टेक, अगर कुछ फॉलो अप नहीं कर पाया, तो उस कंपनी ने अगर कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, फॉरेन कंपनी रिवीजन इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माई लेक्चर, सो प्लीज लाइक माई वीडियोस। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत सारा वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे, जो कि सिंगल छोटा क्लिप में 10 to 15 मिनट्स का रिवीजन क्लिप है। आप मेरा फोल्डर में जाकर देख सकते हैं। सो ये वीडियो मैं आज कंप्लीट करता हूँ। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, सो लाइक माई वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, subscribe my channel. Thank you.